तो बीजेपी के वादे भी सामने आ चुके हैं और ये वादों का पिटारा अब दोनों तरफ से खुल चुका है। यानी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों के घोषणा पत्र अब हमारे सामने हैं। तो इस मैनिफेस्टो को समझने का प्रयास करेंगे। सत्ताधारी दल का जहां तक सवाल होता है उसके लिए सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, रिपोर्ट कार्ड, और खासतौर पर जब 2 टेन्योर हो चुके हों तो रिपोर्ट कार्ड भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है, इस पर आपने कई राजनीतिक बयान भी सुने होंगे। आज विस्तार से बात होगी। हरियाणा के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के दिग्गज उतर चुके हैं। सूबे की सत्ता की चाबी अगले 5 साल तक किसके हाथ में होगी, अब इसका फैसला होना है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जनता को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा भी खोल दिया है। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों का घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वोटर्स को लुभाने के लिए दोनों दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा के 5 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने लगभग एक जैसी घोषणाएं की हैं। दिलचस्प बात है कि महिलाएं ही इस बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के मुख्य केंद्र में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं की हैं उसके इर्द गिर्द महिला वोटर्स दिखाई देती हैं। इसके अलावा किसानों, जवानों और खिलाड़ियों के लिए भी खजाना खोलने में कमी नहीं की गई है। आज हम कांग्रेस की गारंटियों और बीजेपी के संकल्पों की समीक्षात्मक चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में सियासत अब ऐसे दौर में है जहां आरोप प्रत्यारोप के साथ लोक लुभावने वादे भी खूब हो रहे हैं। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों वाला घोषणा पत्र जारी करके जनता के सामने पासा फेंका, तो वहीं आज बीजेपी ने भी 20 संकल्पों वाला पत्र जनार्दन रूपी मतदाताओं के सामने रख दिया। 10 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संकल्प पत्र जारी होने के बाद कहा कि हमने पूरा हिसाब किताब लगाकर सिर्फ वही वादे किए हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। कांग्रेस की तरह झूठे वादे हम नहीं करते। बहुत सोच समझ करके सारा बजट का हिसाब लगा करके हमने सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजना पूर्वक हिसाब किताब लगा के की है। कांग्रेस ने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया क्योंकि वो 10 साल राज से बाहर हैं और राज से बाहर रहने के बाद वो जो जिसको कहना चाहिए बिना हिसाब किताब लगाए जो सब करते हैं। अगर अनाप शनाप तरीके से वो घोषणाएं करेंगे और एक 50,000 करोड़ रुपया हर साल का कर्जा अगर अपने जेब में लेके चलेंगे तो ये प्रदेश चल पाएगा? ये प्रदेश नहीं चल पाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है, साथ ही झूठ का पुलिंदा है। हमारा कॉपी पेस्ट है, तो हम पहले कह चुके, ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र हमने पूरा अमल में लाए, 2009 का अमल में लाए, इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, झूठा घोषणा पत्र है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। वैसे तो यहाँ 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटी हैं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। पिछले लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी को विधानसभा की 44, कांग्रेस को 42 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, रोहतक। देखिए, हरियाणा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प है। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का उत्साह ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वजह भी होती है एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिलेगा उन्हें, इस तरह की उम्मीद है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो इस घोषणा पत्र के विषय में समझी जा सकती हैं। अंशवत प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर विदु रावल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह देवकी नंदन मिश्रा जी एक बार फिर चुनाव विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ देर में डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो प्रोफेसर साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जैसा आप हुड्डा साहब को रिपोर्ट में सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कॉपी पेस्ट कर दिया है। संकल्प बनाम गारंटी, इसकी लड़ाई चल रही है। हालांकि हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो बड़ा महत्व का हो जाता है। जब आप 2 बार सत्ता में रहे हों तो उसके बाद में घोषणाएं करने में समय लगता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घोषणा पत्र और उसके इमीडिएट बाद बीजेपी का घोषणा पत्र आना और लगभग एक जैसे घोषणा पत्र होना, ये थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। प्रोफेसर विदु रावल, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा उनसे प्रश्न रखूंगा, लेकिन देवकीनंदन जी, हम कई बार हरियाणा पर बात करते रहे और कई पहलू हैं जो हरियाणा चुनाव के हमारे सामने अभी आ चुके हैं 5 की पड़ताल में चर्चा करते हुए। मैनिफेस्टो को अगर एनालाइज किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देरी लगाई, या घोषणा पत्र, क्या इंतजार हो रहा था कांग्रेस के घोषणा पत्र का, और महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? हुड्डा साहब ने कहा कि कॉपी पेस्ट एक तरीके का ये घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो एक तरीके का कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल न्यूज की भाषा में किया जाता है। न्यूज जब कोई आती है तो उसको कॉपी और पेस्ट किया जाता है। इसी तरह से वीडियो भी कॉपी और पेस्ट किया जाता है, और यहाँ घोषणा पत्र भी कॉपी और पेस्ट की बात हुड्डा साहब ने कही है। देखिए क्या है, इस दोनों घोषणा पत्र को मैंने देखा है, और दोनों घोषणा पत्र में जो मूलभूत बातें हैं वो नहीं कही गई। पूरे एजुकेशन पर एक लाइन की बात नहीं की गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम हरियाणा को मॉडल बना करके विश्व स्तरीय एजुकेशन। ये क्या होता है भाई? एजुकेशन सिस्टम देश में सबसे पहले सही होना चाहिए, जनसंख्या की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। दोनों का घोषणा पत्र अगर आप उठा करके आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में मुफ्त कितनी बातें, कितना डिस्ट्रीब्यूशन मुफ्त में किया जाए ताकि इंडिविजुअल वोटर को बेनिफिट हो और वो हमारे पाले में आए वोट दे। जैसे 500 रुपए सिलेंडर की बात की गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। सवाल ये उठता है कि क्या केवल हरियाणा के लोग 500 रुपए सिलेंडर पाने के हकदार हैं क्योंकि वहां चुनाव है? पूरे देश के लोग 500 रुपए का सिलेंडर पाने के हकदार नहीं है क्या? और भारतीय जनता पार्टी वहां 10 साल से रूल कर रही है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर देने का कभी नहीं सोचा। जब वो तीसरी बार रूल करने के प्रयास में, दौड़ में है, तब वो ये कोशिश कर रही है कि हमको तीसरी बार मौका 500 रुपए के सिलेंडर पर आप दे दीजिए। ये क्या हास्यास्पद है। देश के लोगों को ये राजनीतिक पार्टियां एकदम बेवकूफ समझती हैं अगर ऐसा है तो। और अगर वोटर इस तरीके से वोट कर रहा है कि कोई 300-200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 100 यूनिट पहले दे रहा था और 100 रुपए में 200 यूनिट बिजली दे रहा था, अब 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, तो इससे तो यही लगता है कि केवल और केवल जो जनता है उसका वोट किसी भी हाल में लेना है इन पार्टियों को। बाकी उनको पब्लिक के डेवलपमेंट से, पब्लिक के विकास से, पब्लिक के स्तर में सुधार से कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है। 500 रुपए का सिलेंडर क्यों भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में इसके है, कई व्यवहारिक पहलू हैं, इस पर थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा। जैसे हिमाचल में कई वादे हुए थे, कर्नाटक में वादे हुए थे, तो वादा करना आसान होता है, विपक्षी पार्टी के लिए भी वादा करना कई बार आसान होता है। दूसरी बात, आपका कहना ठीक है कि ये सारे इंप्लीमेंटेशन जो है वो चुनाव के मद्देनजर होते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राजनीति में वोटर्स को लुभाने का प्रयास जो है वो अंतिम समय में कुछ इसी अंदाज में किया जाता है, जो किया जा रहा है। हालांकि आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो काबिल गौर हैं, उन पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल, अंश वत्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और दोनों प्रवक्ताओं का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजय, आपकी टिप्पणी में चाहूँगा, पहले पार्टी प्रवक्ताओं के पास जाऊं उससे पहले। यहां पर दोनों ने लगभग एक जैसे वादे किए हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सत्ताधारी दल जो है उसके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उन्हें, हालांकि आज जेपी नड्डा साहब ने पहले रिपोर्ट कार्ड ही दिया, उसके बाद में घोषणा पत्र सामने आया, तो उन्होंने बताया हमने क्या क्या किया है, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, पहले कितने थे, पर कैपिटा इनकम से उन्होंने बात की शुरुआत की, उसमें 2 गुने की, ऐसी कई बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन ये चुनौतियां तो हैं, फिर भी कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आना, बीजेपी का बाद में आना, लगभग एक जैसा दिखना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, घोषणा पत्र किनका पहले आया किनका बाद में आया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी जो लगातार 2 बार से सत्ता में बनी हुई अपने घोषणा पत्र को एग्जीक्यूट कर पा रही है या केवल वो घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाता। अगर उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रही है तो तीसरी बार भी घोषणा पत्र अगर वो लेकर के आती है तो जनता उन पर भरोसा करेगी।
और अगर वो नहीं एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पाती है तो फिर इस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, चुनावों में एक चीज का प्रचलन बढ़ा है और जिस पर हम लोग उसके पक्ष विपक्ष पर कई बार बात कर चुके हैं, फ्रीबी का। जनता को लुभाने के लिए चाहे राज्य पर वित्तीय बोझ जितना भी पड़ जाए, लेकिन जो लोक लुभावन पहले वादे होते थे, अब लोक लुभावन योजनाओं की किस्त जारी की जाती है कि हम आएंगे तो आपको इस तरह से फ्री बिजली देंगे, गैस का सिलेंडर इतना में दे देंगे, ऐसे ये उपलब्ध करा देंगे, और फिर वो वोट के बाजार में बोली लग जाती है। सारी पार्टियां कमोबेश इस तरह का अख्तियार करती है, इस्तेमाल करती है, और फिर परिणाम में उनको सफलता मिलते हुए दिखती है, जिसकी शुरुआत कभी तमिलनाडु से हुई थी। हरियाणा के इस चुनाव में, चुनावी रण में भी बिल्कुल मैं अभी जो बता रहे थे उनसे मैं सहमत हूं कि एजुकेशन ठीक है, वो हरियाणा प्रदेश किसानों और नौजवानों का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है, लेकिन उस नौजवान को अच्छी शिक्षा की भी जरूरत है और अच्छी चिकित्सा की भी जरूरत है। क्या शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके घोषणा पत्र में कोई ऐसे ठोस चीजें आई हैं जिससे लगता है कि बेहतर हरियाणा के निर्माण में, उन नौजवानों के भविष्य को गढ़ने में उनके ये घोषणा पत्र बहुत आकार लेंगे। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की हमारी कॉपी इन्होंने कर ली, हमारे बाद ये घोषणा पत्र ला करके बस वही बातें रख दी जो हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। कमोबेश मुद्दे तो एक ही होते हैं, जनता तो उसी मुद्दे को चाहती है कि जो भी पार्टी, हालांकि स्ट्रैटेजिकली मैं ऐसा मानता हूं डॉक्टर संजय कि ये जो बहस होती है ना घोषणाओं पर, वो बहस एक तरह से विराम लग जाती है, उसको डिफ्यूज करने के लिए ये हो सकता है। प्रोफेसर विभू, मुझे लगता है सवाल आपसे बहुत ज़्यादा हो गए और मैं चाहता था कि पहले आलोचनात्मक टिप्पणियां हो जाएं, उसके बाद में कुछ सवाल हों। हालांकि आज रिपोर्ट कार्ड नड्डा साहब ने पहले रखा, उसके बाद में उन्होंने ये घोषणा पत्र, ये लगभग मैच है। कोई दबाव था क्या आप पर कि कांग्रेस ने जो बातें कही हैं उनको आपको भी कहना पड़े, और पहले कांग्रेस का आ जाए, फिर आपका घोषणा पत्र आए, और फिर दूसरा एजुकेशन की बात है, कुछ और बातें हैं जिन मतलब उम्मीदें ज़्यादा होती हैं सत्ताधारी दल से। रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ नई चीज़ें क्या होंगी? अगेन वही फ्री बीज, सिलेंडर को लेकर बार बार आप पर यही टिप्पणी हो रही है कि पिछले 10 साल में दे देते, बाकी देश में भी मिलना चाहिए 500 रुपए में सिलेंडर। डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से भारत एक्सप्रेस देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से और राजनीतिक विश्लेषक, उन सबको विनम्र नमस्ते। देखिए, मैं सुन रहा था, दो विश्लेषकों ने अपनी विश्लेषण दिए। मुझे लगा कि हरियाणा को कम जानने के कारण इस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा दिए गए, और मुझे इस बात की भी शिकायत है कि उन्होंने ढंग से 72 पेज का हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं, जिस कारण से कहा अगर मैं पॉइंट वाइज उनकी बात को रिबट करने लगूं तो मुझे लगता है पता नहीं कितना समय आप दे पाएंगे मुझे इस बात को। नहीं, आप एड्रेस करें जो सवाल, जैसे एजुकेशन पे एक सवाल उठा, एजुकेशन पर पहले फेज में एजुकेशन को एड्रेस कर लेते हैं। जी। वो पेज नंबर 42 और 43 पर जो हमारे मैनिफेस्टो के, वो पढ़ना शायद भूल गए या छूट गया उनसे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न स्किल्स को लेकर हमने प्रशिक्षण को लेकर एक ठोस योजना की हमने बात की है। हमने कृषक युवा छात्रवृत्ति की बात की। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आई है, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं है, कृषक युवा छात्रवृत्ति जो हम शुरू करने वाले हैं। हमने 10 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमने कहा कि हम उसको हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाएंगे, HIT बनाएंगे। वो शायद ये भी भूल गए कि, या पढ़ना रह गया, उनसे छूट गया कि डिजिटल लाइब्रेरी और मोबाइल लाइब्रेरी की बात की गई है। ये कांग्रेस के या किसी और घोषणा पत्र में नहीं मिलेगा। फिर 3000 स्कॉलरशिप ओवर एंड अबव द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है, उसके ऊपर जो है ये दी गई है। ये सारी चीजें भूल गए शायद। और आपने बखूबी अपने पैकेज में एक बात कही थी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि साथ साथ जो है अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आए। तो मैं रिपोर्ट कार्ड भी लेकर खड़ा हूं जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। जब हम हरियाणा के अंदर आए थे तो 105 महाविद्यालय थे, अब हम सिर्फ शिक्षा पर आ गए हैं, क्योंकि मुझसे पहले वाले लोगों ने जो सवाल खड़े किए, इसके थोड़ी देर में मैं इकोनॉमिक्स पर आ जाऊंगा, जो सिलेंडर को लेकर बार बार बात कर रहे हैं, फ्रीबीज को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, इस पर भी अगर आप समय देंगे उस पर भी आऊंगा। केवल एजुकेशन वाला जो है फंडा क्लियर कर दें वंस एंड फॉर ऑल। हम 105 सरकारी कॉलेज जो थे, सरकारी महाविद्यालयों से बढ़ाकर आज 182 कॉलेजेस तक आ गए हैं। कहां पर 30-35 किलोमीटर दूर जो है
जो छात्राएं थी उनको जाना पड़ता था, आज हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की छात्रा को अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो। हमने पहले 20 किलोमीटर का टारगेट रखा, फिर उसको घटाकर 15 तक ले आए। आज पूरा हरियाणा के अंदर इस प्रकार से जाल बिछा दिया हमने कॉलेजेस का, हायर एजुकेशन का। सिमिलरली हमने कॉलेजेस के साथ साथ स्कूल्स का जाल बिछाया। जब हम आए तो अब रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा हूं, 5 किलोमीटर दूर किसी भी गर्ल चाइल्ड को अपने घर से निकलकर नहीं जाना पड़ता। आज हम जहां पर बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो हमारी छात्राएं हैं, उनको हमने ये कहा कि वो अपने घर से निकलकर अगर जाएं पढ़ने के लिए तो उनको हम स्कूटी देने की बात करें, शायद सब छूट गया, या शायद सोचा कि नहीं, ठीक है। मैं आपने बहुत अच्छी तैयारी से बड़े व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रखा। हालांकि मैं बस एक सबमिशन ये देना चाहूंगा कि जब भी विश्लेषक या कोई भी बातचीत राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर होती है तो उसमें पॉपुलर वर्डिंग्स, जैसे कि नड्डा साहब ही जब जानकारियां दे रहे थे, या कांग्रेस भी 7 चीज, मतलब जिनको प्रायोरिटाइज किया जाता है या फिर ये बताया जाता है कि देखिए ये चीजें हैं जो हमारी वो बातें हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, या लोक लुभावन जिनको कहा जाता है, और वो आमतौर पर होता है राजनीति में, हर चुनाव में होता है। मैं अंशवस्त जी को भी शामिल कर लेता हूं। मैं आपसे आपकी और बातें लूं। केवल 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। जी। मुझे कहकर 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं इकोनॉमिक्स पर बात करूं, सिर्फ 30 सेकंड। बोलिए। देखिए, जब कोई ये कहे कि सिलेंडर 500 रुपए का क्यों दिया जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि जब हम हरियाणा के अंदर हमने सरकार बनाई थी, तब एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज 5657 गांव यानी 83% हरियाणा में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। ये कब, जब 28,500 करोड़ का कांग्रेस कर्जा छोड़ गई थी और वो बढ़कर 31,000 करोड़ का हो गया था। आज हमने वो कर्जा तो खत्म किया ही। आज 1500 से लेकर 2000 के मुनाफे में हमारी यूएचपीएन और डीवीएचपीएन चल रही है। हमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। फ्रीबीज की बात करें ना, जहां हमें कंपेयर उनसे कीजिए। हरियाणा अब भी अपनी जो परमिसिबल लिमिट है, विच इज 33%, उससे वेल बिलो है। आपका पॉइंट आया। अतिरिक्त समय आपने जो लिया था। अब मैं चाहूंगा अंश जी भी अपनी बात रखें विस्तार से। उन्होंने विश्लेषकों को भी सुना है, आपको भी सुना है। अंश जी, बहुत सारी चीजें देखिए, एक जब सत्ताधारी दल आता है तो उसको सिर्फ वादे नहीं करने होते हैं, और विपक्ष के पास ये एक थोड़ी सहूलियत होती है। आमतौर पर राजनीति में हम ऐसा मानते हैं कि वो बड़े वादे कर सकते हैं। जैसे खट्टर साहब को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि क्या हरियाणा को बहुत मोटे कर्जे में डाल देंगे जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है, जैसा खट्टर साहब ने कहा था। ऐसे ही हुड्डा साहब ने कहा कॉपी पेस्ट इन्होंने हमारा कर लिया। तो ये नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र या उनका जो कार्य रहा है, उसमें आप कहां अभी मीन में एक पाते हैं कि जनता के बीच में आप उन चीजों को बताएंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, हमने जो अपनी 7 गारंटी दी है, ये हमने इनको कहा है कि हमारे पक्के वादे हैं जो कि हम इनको पूरा करने वाले हैं। और ये हम किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमने ये जो तमाम हमने 7 गारंटी दी है, या तो हमने अपने पिछले कार्यकाल में इनको पूरी की है, चाहे वो बात तो 100 गज के प्लॉट देने की बात हो, जिसको बीजेपी की सरकार ने बीच में बंद कर दिया था, और उसको हम फिर से जो है रीस्टार्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमने अपनी राजस्थान मॉडल से हमने चिरंजीवी योजना ली, जिसमें हमने एक सफल 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो था राजस्थान के लोगों को दिया था। चाहे वो बात हो महंगाई राहत कैंप के तहत हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया था, जिसको जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव था तो मनोहर लाल खट्टर जी ने वहां पे जाके ये तक घोषणा कर दी थी कि वो वहां पे 450 में सिलेंडर देंगे। लेकिन आज भी राजस्थान की जनता को मिला नहीं। तो आज हरियाणा की जनता पूछ रही है कि जब आपने राजस्थान में भी इसी प्रकार से घोषणा की थी, तो आप हरियाणा में कैसे दे देंगे? हम तो वहां पे दे रहे थे। तो ये सारी जो चीजें, चाहे वो बात हो ओपीएस की, आज जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो बात हो हिमाचल की, कर्नाटक की, तेलंगाना की, जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे हमने ओपीएस जो है लागू करके दिया है। लेकिन अगर आप बीजेपी का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ हम क्यों कह रहे हैं कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। हमने यहाँ पे 2000 रुपया महिलाओं को प्रति माह देने की बात की, तो बीजेपी ने उसको कॉपी पेस्ट करके कर दिया 2100 रुपया। ये उनकी देखा देखी। हमने यहाँ पे 500 रुपए सिलेंडर की हमने यहाँ पे घोषणा की थी, तो बीजेपी ने उसको 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया। आज जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी 10 साल से सरकार है प्रदेश में, तो आपने 10 साल पहले 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की, आपने राजस्थान में भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी 450 रुपए में सिलेंडर देने की, तो जब आपने वहां पे नहीं दिया तो आप यहाँ पे कैसे दे देंगे?
बीजेपी का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी अपनी खुद की गलतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने यहाँ पे बात की है कि वो जो 2 लाख युवा हैं उनको वो पद देंगे, जो उनके खाली पद है, यानी वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल से उनके जो कार्यकाल था उसमें जो कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही थी कि आपने 2 लाख जो सरकारी पद खाली छोड़े हुए हैं, रिक्त छोड़े हुए हैं, जो कि सैंक्शन थे, उनको आपने भरा नहीं। तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र को स्वीकार कर रही है कि उन्होंने बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ाई है। उन्होंने यहाँ पे जो कई ऐसी तमाम बातें की हैं। ठीक है, आप और थोड़ा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट उठा दिए हैं, मैं अपने विश्लेषकों के पास जाऊं उससे पहले प्रोफेसर रावल संक्षेप में मैं चाहूंगा ताकि ब्रेक से पहले हम बाकी के कमेंट भी ले पाएं। ये बात तो है कि बहुत कुछ मैच चीज़ें दिखाई देती है, जैसे ये महिलाओं के लिए जो भत्ते की बात है उसमें 2000 को 2100 कर देना, सिलेंडर वाली बात है। अब सिलेंडर पर देवकी नंदन जी का ये तथ्य बिल्कुल ठीक था, मुझे भी वाजिब लगा कि जहां पर चुनाव है वहां पर तो 500 में मिले, बाकी जगह पर 500 नहीं, तो फिर देश की जनता कैसे देखेगी। और एक राजस्थान वाला वत्स साहब ने एक उदाहरण रखा है, मैं चाहूंगा इन कुछ चीजों को एड्रेस करें आप। कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने कितने महीने पहले घोषणा की थी और कितने दिनों पहले इंप्लीमेंट कर दिया, इस पर एक बार विचार कर लेंगे। लेकिन जहां तक बाकी गारंटीज की बात है, ओपीएस की बात कही इन्होंने। ओपीएस क्या राजस्थान के अंदर जो है 10% भी कर्मचारियों ने ओपीएस वाली जो स्कीम है उसको ऑप्ट किया? हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने ओपीएस की बात कही। ओपीएस तो छोड़ो, पेंशन तो छोड़ो, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं ये। कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर क्या इन्होंने बुरी हालत कर दी है जहां इनकी सरकार बनी है कि सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। किस प्रकार से दूध से लेकर पेट्रोल डीजल तक के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। खुद जो है डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस सरकार कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आकर इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे गए, अब वो गारंटी कहां से निकलेगी। जिस बस का किराया इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री किया था, उस बस का सामान्य लोगों के लिए 1.5 गुना किराया बढ़ा दिया। किस प्रकार से ये पूरी होती है गारंटीज, और इन गारंटीज का बोझ कहां तक पड़ता है। और मैं फिर से घुमाकर लेकर आ रहा हूं, हरियाणा की राजनीतिक तौर पर हमने जो बात कही है उसको हमारी इकोनॉमिक्स मैच कर रही है। हरियाणा का जीएसडीपी टू डेप्थ रेशियो जो है देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे बेहतर है। हमने कभी भी अब वो एक जो सवाल था जिस पे सवाल किया था कि ये 500 का सिलेंडर अब क्यों और ये भत्ता अब क्यों, 10 साल से सरकार चल रही थी। अब देखिए, जिस दिन घोषणा हुई थी, जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमने अलग अलग प्रकार से योजनाएं बनाई। ये 750 रुपए सामाजिक सुरक्षा छोड़कर गए थे और घोषणा करके गए थे कि 1000 कर देंगे, सरकार में आएगी। हमने पहली टेन्योर में 2000 तक ले गए, दूसरे टेन्योर में 3000 तक ले गए। हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर सामाजिक सुरक्षा मिलती है तो यहाँ तो एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से तो काम होता है। अब क्यों, अब मुहूर्त अच्छा नहीं है, कब मुहूर्त अच्छा होगा, इन बातों में नहीं जाना चाहिए। नहीं, 10 साल की सरकार चलाने के बाद तो मुहूर्त की बात नहीं होती। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था आपको लगता है तो 10 साल के समय में गैस सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए था और भत्ता भी दे देना चाहिए था। लाडली बहना योजना आपने मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले ही चलाई, महाराष्ट्र में फिर अभी लागू किया गया। तो ये सारी चीजें जब वहां पे पहले, क्योंकि वहां चुनाव थे जो देवकी नंदन, वो ठीक है कि क्या चुनाव के समय ये महत्वपूर्ण होता है, ये जानना चाह रहे हैं। हम सत्ता में आए थे तो हरियाणा जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें 6000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया करते थे हुड्डा साहब। हमने सरकार में आते ही उसको 6 से 12 कर दिया। तब तो चुनाव नहीं था, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने घोषणा पत्र में भी ऐसा कोई वादा नहीं किया था, सीधा डबल कर दिया, हिंदुस्तान में सबसे अधिक। आज हम जब 15,000 दे रहे हैं तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक। वो क्या मुहूर्त दे के किया था? अब कोई ना कोई किसी ना किसी कालखंड में तो होगा ना। आज हम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अंश जी, आप अपनी बात जो कह रहे थे उसको पूरा करें ताकि फिर हम विश्लेषकों के पास जाएं। जी, मैं यहाँ पे कह रहा था कि इन्होंने यहाँ पे बात किया कि वो शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लेके जाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास मॉडल वो यहाँ पे पेश करना चाहते हैं। लेकिन किस आधार पे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं? आपने यूनिवर्सिटी का जो फंड है उसका आपने बंद करने का आपने 2 बार ऐलान कर दिया था, बाकायदा लेटर भी आपने जारी किया था। तो आप यहाँ पे किस मुंह से आप बात कर रहे हैं कि आप उसको वैश्विक स्तर पर लेके जा रहे हैं? आप किस मुंह से बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर लेके जाने की, जब हरियाणा से सबसे ज्यादा जो है युवा पलायन करते रहे हैं विदेश शिक्षा के लिए? तो आपका क्या स्तर है प्रदेश का? ठीक है प्रोफेसर रावल, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इस पर आप जवाब दीजिएगा। आपने एजुकेशन के बारे में काफी कुछ बताया भी, पर बोलने दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता को उनकी बात।
आप यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा को लेकर आप अपनी जो है छाती चौड़ी करने का काम कर सकते हैं, जब आपने सरकारी स्कूल जो थे वो 5,000 से ज्यादा आपने सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, तो आप किस मुंह से यहाँ पे बात कर सकते हैं? यहाँ पे आपने बात किया है आयुष्मान भारत की, आपने अपनी योजना की यहाँ पे बात की है, लेकिन आप किस मुंह से यहाँ पे बात कर रहे हैं जब आपने जो हॉस्पिटल्स जो थे उनका आपने 300 करोड़ का जो आपने उनका जो फंड था आपने उनको पेंडिंग अभी तक है, अभी वहां पे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप किस मुंह से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जो है उसको आगे लेके जाएंगे? और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 25 लाख के स्वास्थ्य बीमे की बात कर रही है, 5 लाख का तो आपसे चला नहीं, और यहाँ पे आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो तमाम जिन्होंने अपनी संकल्प पत्र में जो घोषणा इन्होंने डाली है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जनता को पागल उन्होंने समझा, सोचा कि जनता के अंदर विवेक नहीं है, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से इनको लोकसभा चुनाव में इनको असलियत दिखाई है उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी इनको असलियत दिखाने वाली है। इनकी तमाम जो झूठी गारंटी है जनता जानती है। ठीक है अंशु जी, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो आप दोनों के बीच में म्यूचुअली चलता रहेगा। मैं देवकी नंदन जी से कमेंट लूं उससे पहले आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश पर एक जबरदस्त, आपने कई सारे वादे कर दिए थे, तनख्वाह तक वहां पर नहीं दे पाए। कर्नाटक में भी कई वादे किए गए। जो बातें अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे उनमें कई बातें ऐसी हैं जो जमीनी तौर पर देखी कि वादे तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद में राज्य की आर्थिक हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक चीज सवाल पूछता हूं, ठीक है? आपने कहा और बीजेपी की प्रवक्ता ने भी बात यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा कि तमाम वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मैं यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन्होंने वादा क्या किया था? 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की। आज इस हिसाब से यहाँ पे 22 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, लेकिन क्या वो हमारे सामने है? नहीं, ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से इसका जवाब सोचिएगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था। देखिए ये बहुत आसान होता है, एक इधर से बॉल इधर डाल देना, आप इन पर सवाल करें वो आप पर सवाल। मेरा सवाल सीधा ये मैं जानना इसलिए चाहता था कि फ्री बीज पर देवकी नंदन जी, डॉक्टर संजय कुमार दोनों ने महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे। आइए आप इस पर आराम से सोचिए, हम इस पर फिर से बात करेंगे। मेरे 2 सवाल अनुत्तरित हैं, बीजेपी प्रवक्ता से भी मुझे जानना है और आपसे भी जानना है। लेकिन डॉक्टर संजय, अभी जो दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, और ये होता है आमतौर पर कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं का एक के बाद एक सवाल, दोनों की डिबेट जो है वो म्यूचुअल हो जाती है। पर अब मुझे थोड़ा एनालाइज करके, एजुकेशन पर कई बात बीजेपी प्रवक्ता ने कह दी है, वहीं कांग्रेस जो है उसकी अपनी चुनौतियां हैं, और विपक्ष में होने के नाते एक सहूलियत होती है कि आप बड़े वादे कर सकते हैं। ओवरऑल आप कैसे एनालाइज करते हैं ये जो दोनों प्रवक्ताओं की डिबेट अभी रही, इसमें आपको क्या मुद्दे देखने को मिले, और किसके घोषणा पत्र और किसके काम पर आपको लगता है कि हरियाणा की जनता को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हाँ ये चीजें बिल्कुल जेन्युइन है और कुछ चीजें सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं? नहीं, जो अभी एक बात आई कि हम हरियाणा में वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन बनाएंगे और उसके लिए हम आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पर अगर आप बात कर रहे हैं तो 10 साल तो आपकी सत्ता थी। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर हरियाणा की तस्वीर मुझे पता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन क्या दिया जा रहा है, खास करके हायर एजुकेशन। ठीक है, आप वादा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन वहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए। आप उनको एकदम स्किल्ड कीजिए, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप उनको बेहतर कीजिए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के सवाल उठते रहे। इसलिए मैंने कहा कि घोषणा पत्र में दावे और वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उसका अमली जामा दिखाई नहीं पड़ता, उसका जब रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो स्थिति में लगता है कि ठीक है, ये आपके दावे हो सकते हैं, ये आपके वादे हो सकते हैं, चीजें उस दिशा में नहीं दिखती है। एक बात इन्होंने की है कि गांव में जो लड़कियां पढ़ने जाएंगी उसको हम स्कूटर प्रोवाइड करेंगे। ये भी मैं इनके संकल्प पत्र में देख रहा हूँ। अच्छी बात है कि लड़कियों को स्कूटर या स्कूटी की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी सुविधा उनको कम हो जाए, स्कूटर की जगह पर साइकिल दे दी, लेकिन क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर दी। तो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में वहां पर मेरे मन में सवाल रहे हैं हरियाणा के सिस्टम को लेकर। और आप अगर कोई क्लाइमेक्स को छूना चाहते हैं, बिल्कुल मैं कहाँ असहमत हूं उससे कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कहा ना कि 24 फसलों पर एमएसपी हमने दिया है, मैं सहमत हूं कि हाँ ये घोषणा नहीं है, ये चीजों को एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। एजुकेशन पर लेकर के और हेल्थ को लेकर के, दोनों चीजों को लेकर के बता दें कि कितने मंत्री हैं जिनका इलाज वहां के सरकारी अस्पतालों में होता है,
क्या वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वो इलाज कराते हैं? उसका लिस्ट बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो उंगली उठा रहे हैं, वो बताएंगे, बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारी जानकारी आधी अधूरी हो, वो पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। तो अगर आपने वहां पर 2-3 ऐसे हॉस्पिटल आप बताएं जो 10 वर्षों में बनाया है, जहां पर खास का भी इलाज होता है और आम का भी इलाज होता है, उसकी अगर आप चर्चा करेंगे तो बेहतर है। बाकी मैं भी संकल्प पत्र जो देख रहा हूं, जो मेरे पास सामने है, कुछ अच्छी चीजें भी है, मैं इसकी सराहना करता हूं। जैसे इन्होंने ओबीसी और एससी के लिए कहा है कि भारत के किसी कोने में अगर ओबीसी और एससी के बच्चे पढ़ेंगे तो हम उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे जो हरियाणा के बच्चे हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा प्रयास है आपका, ये किसी की कॉपी की हुई है या आपकी अपनी है, फिर भी मैं इसकी सराहना करता हूं कि उन बच्चों के मन में हौसला बढ़ेगा, लगेगा कि नहीं ये सरकार का निर्णय है, और अगर ये सरकार बनेगी तो ये कम से कम सुविधा तो मिलेगी कि किसी भी, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम पढ़े, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़े, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े, लॉ कॉलेज में पढ़े, वोकेशनल कोर्सेज के लिए जाए, हमारी सरकार हमें छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई को बाधित करेगी। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन जहां पर शंका है वो शंका है जो आपने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास का, वो हम हमेशा बात करते हैं कि वादा होना और व्यवहारिक धरातल पर उसका क्रियान्वयन होना या उसका मूर्त रूप में उसका दिखाई देना, ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है। प्रोफेसर विदु, वैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास बोलने को होंगी, लेकिन मैं चाहूँगा संक्षेप में मैं देवकीनंदन जी को अब सुनना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि बड़ी देर से मैं उनके पास जा नहीं पाया, तो आप अपनी बात रखें। आपने एक चैलेंज रखा मेरे ऊपर कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि आपको संतुष्ट करूं मैं। तो पहले तो आपके उसी बात पर आ जाएं, सिलेंडर की बात पर आ जाएं। देखिए, जब हम हरियाणा के अंदर हमने इनहेरिट की थी सत्ता 2014 में, तो उस समय हरियाणा का जो बजट आखिरी पेश कर गए थे हुड्डा साहब, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तत्कालीन, वो 35,000 करोड़ का बजट पेश कर गए थे, और हरियाणा के ऊपर कर्ज था 71,000 करोड़ का कर्ज था, और 28,500 करोड़ की बिजली कंपनियों पर कर्ज था, लगभग 1,000 करोड़ का मिसलेनियस कर्ज था, ये 1 लाख करोड़ का कर्ज था लगभग। 35,000 करोड़ का बजट और 1 लाख करोड़ का कर्ज। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज हरियाणा का लगभग 2 लाख करोड़ का हमने बजट पेश किया, और हम पर कर्ज जो है वो 4 लाख करोड़ से कम है। यानी कि कहां तो 3 गुना बजट के 3 गुना साइज का कर्ज होता था, कहां हम उसको कम करते हुए, डिटेरेट करते हुए 2 पर ले आए। ये धीरे धीरे हरियाणा को बनाया है, इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि हम 500 रुपए सिलेंडर आज तीसरी टर्म में कह पा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 700 रुपए तक तो कर ही दिया था सिलेंडर, 400 रुपए की जो सब्सिडी दी थी वो तो की थी। लेकिन महत्वपूर्ण तो जानना ये होगा कि जाती हुई राजस्थान की सरकार में कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि वो वहां पर 500 रुपए सिलेंडर करेंगे, आकर उसका भुगतान तो भाजपा की सरकार ने किया। लेकिन कांग्रेस की सरकारें और भी तो हैं, राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी तो सरकार है, कर्नाटक में, तेलंगाना में भी तो सरकार है। ये उसका जवाब कभी क्यों नहीं देते कि वहां पर क्यों नहीं दे रहे हैं? और फिर इन्होंने आज घोषणा कर दी कि हम 2,000 रुपए प्रति महिला देंगे। इन्होंने इसी प्रकार की घोषणा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी की। ठीक है, आपका जवाब तो आ गया, और जो असंतुष्टि की बात मैं उनके सवाल से कर रहा था वो यही है जो आप मुद्दा उठा रहे हैं। मैं जाऊंगा ना उस पर, आपने अपनी बात रखी है, अंश जी से भी ना, मैं अब एक एक करके आप कुछ बोलेंगे, फिर कांग्रेस प्रवक्ता को मुझे लेना ही पड़ेगा। आप कुछ भी बोलेंगे, रुक जाइए, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रोफेसर रावल, 1 मिनट रुक जाइए। देवकीनंदन जी, अभी आपने पूरी चर्चा को बड़ा विस्तार से सुना है, और क्योंकि हम हरियाणा पर काफी मसलों पर बात करते रहे, फ्री बीज एक बड़ी चिंता का विषय आपको रहा, एजुकेशन पर बीजेपी प्रवक्ता ने कई बातें कही हैं, डॉक्टर संजय ने व्यवहारिक पहलू के बारे में भी बात कही है। ओवरऑल हरियाणा की आवश्यकताएं क्या हैं, लोक लुभावन जिसको हम कहते हैं उस पर कितना फोकस है, और एक्चुअल जरूरतों पर कितना फोकस है। और मेरा बड़ा सवाल यही है कि क्या एक्चुअल जरूरतों पर जनता का, वोटर्स का ध्यान होता है, या उनके लिए ये वाली जो दिखावे वाली चीजें हैं ये ज्यादा इंपैक्ट करती कि एकदम इमीडिएट ये काम होने जा रहा है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, 2014 का जब इलेक्शन हुआ भारत में, उससे पहले तक फ्री बीज की स्थिति जो थी वो क्षेत्रीय दलों तक सीमित थी। जो क्षेत्रीय दलों की सरकारें हुआ करती थी, जैसे उस जमाने में भी जयललिता जो है सोने की चेन बांटा करती थी।
लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी आए, उसके बाद फ्री बीज बहुत तेजी से बढ़ा और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की। पहले जो नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, चाहे कांग्रेस ही नेशनल पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी थी, ये दोनों पार्टियां फ्री बीज को किसी स्टेट के इलेक्शन में घोषणा करने से बचा करती थी, क्योंकि उन्हें ये जो सवाल मैं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से, आज हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं पूरे देश में मिलना चाहिए, ये उस समय इन पार्टियों के जेहन में हुआ करता था। और इसी वजह से इस तरह की जो लोक लुभावन स्टेट के चुनाव में कोई घोषणाएं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस नहीं किया करती थी। हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां किया करती थी, लेकिन 2014 के बाद सब कुछ तस्वीर बदल गई। 2014 के बाद से कुछ भी वायदा कर दो, किसी स्टेट में कुछ भी वायदा कर दो, बगल के स्टेट में कुछ भी वायदा ना करो, इससे सरकार की सेहत पर पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 500 का सिलेंडर हरियाणा में देने की बात कर रही, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, लेकिन क्या पूरे देश में 500 की सिलेंडर की वो देगी? जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय 450 से कुछ रुपया ज्यादा, मतलब 500 से नीचे सिलेंडर की कीमत हुआ करती थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमारा कर्ज 70,000 करोड़ रुपए था, और 2024 में जब हम आप खड़े हैं तो ये कर्ज केवल और हरियाणा में 3,17,000 करोड़ रुपए का हो गया, मतलब कर्ज 4 गुना ज्यादा हो गया। क्या हम लोगों के यहाँ गांव में एक कहावत कही जाती है कि कर्ज लेकर के घी पीना, तो क्या कर्ज लेकर के मुफ्त की रेवड़ी बांटना और वोट लेना, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इससे वोट जो है मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी आई तो एक बड़ा लोगों के जेहन में आया कि जो मुफ्त राशन बंट रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में दोबारा वापस आई। 2024 का जब चुनाव हुआ तब भी मुफ्त राशन एक बड़ा मुद्दा था, और प्रधानमंत्री जी इस तरह की कहानियां सुनाया करते थे अपने भाषणों में कि किस तरीके से एक महिला जो राशन पाती है वो कितनी खुश है और उसके जीवन में कितनी खुशहाली आई है, लेकिन कभी इस पर नहीं बताया गया। आज मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूं, आप जानते हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे परिवार का नाम भी मुफ्त राशन में है। आज से 2 साल पहले जब मुझे पता चला कि मेरे भाई ने मुझे फोन किया, जो गोरखपुर में रहते हैं, उन्होंने फोन किया कि भैया बड़ा गजब हो गया। हमने कहा क्या हुआ भाई? बोले कि अरे हम लोगों का भी नाम राशन में है। अरे मैंने कहा भाई तत्काल उसका नाम कटवाओ। अब आप सोचिए कि अभी इस तरह का राशन की क्या जरूरत है? मुझे राशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, तो ये तो चर्चा का एक बड़ा वृहद विषय है। देवकीनंदन जी, हम आप जानते हैं आयुष्मान में किन किन के नाम आते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो प्रयास इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। प्रवीण जी 10 सेकंड और मुझे दीजिए। अब इसके अलावा आयुष्मान की बात आपने करी, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी सही कर देंगे तो आयुष्मान की क्या जरूरत पड़ेगी? सरकारी अस्पतालों में दवा मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त का इलाज करता है, और हालांकि वहां कुछ जांच भी होती है, लेकिन आज आयुष्मान स्कीम में कितना बड़ा घोटाला सामने आया कि मरे हुए लोगों के नाम पर आयुष्मान कार्ड बने और उनसे 5-5 लाख रुपया हॉस्पिटल वाले निकल गए। आयुष्मान योजना की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पूरे देश में बाढ़ आ गई है। क्यों? क्योंकि वो मरीजों को फर्जी तरीके से भर्ती करते हैं और उसका पैसा निकाल लेते हैं। इसमें 10-20% मरीज को जिसके नाम पर आता है पैसा उसको दे देते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। ये तो ये एक चर्चा का एक अलग विषय है, पर वो एक मूल समस्या समझ में आ गई। सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग, फ्री बीज से होने वाली समस्याएं और आने वाले दिनों में उससे बढ़ती चुनौतियां, ये कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब आपने जो बातें की वो महत्वपूर्ण भी है। प्रोफेसर रावल, अब क्योंकि काफ़ी सवाल आपसे हो गए हैं तो ये मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा एड्रेस करें। जैसे मध्य प्रदेश है, 18 के बाद ये 18 साल के बाद एक और टेन्योर मिल गया है। वहाँ की जनता नहीं सोचेगी कि अब क्या अगले इलेक्शन में ये कर्जे से मुक्त होंगे और हमारी इस स्थिति में आएंगे कि हमें 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, या फिर चुनाव के समय पर ही
घोषणा लाडली बहना या इस तरह की कोई घोषणा याद आ गई? ये मेरा आलोचनात्मक सवाल नहीं है, एक ये समझ लीजिए कि जनता की तरफ से अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो। मैं ये मानता हूं कि आज की चर्चा देखने के बाद दर्शक को लगेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है 500 रुपए का सिलेंडर लेना, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं रहा। 2008 में देश के अंदर भावांतर भरपाई योजना जो है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू की थी, पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं थी। 2016-17 तक आते आते हमने हरियाणा में उसको उठाया, हमने यहाँ किया। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तब वहां पर यह आवश्यकताएं थी। अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, केवल 500 रुपए सिलेंडर ही लेना प्राथमिकता नहीं थी हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर। आप बीजेपी प्रवक्ता देखिए, तो आपका अधिकार है, आप कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं, उससे महत्वपूर्ण और दूसरी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, ऐसा भाव ना चला जाए कहीं। हाँ, मैं कुछ और कहता हूं, मुझे समय दीजिए समझाने का, मुझे बताने का अवसर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय जिस प्रकार की जैसी स्थिति होती है, अभी 700 रुपए तक तो सिलेंडर का ले आए ना। 400 रुपए की जो सब्सिडी जो है, जब नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों दी, तो 500 का तो, और अभी नहीं घोषणा कर रहे हैं हम, 1 अगस्त से इसको लागू कर चुके हैं। हमने तो ये कहा कि कंटिन्यू रखेंगे 500 रुपए का। मैं समझ गया, चलिए इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, छोड़िए, क्योंकि 500 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा लंबा मामला चला जाएगा। फ्री बीज ओवरऑल फ्री बीज, कुछ भी फ्री कर रहे हैं और जरूरत है भी देश में, इस पे भी हम खूब चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कुछ भी करते हैं तो एक अतिरिक्त बोझ आता है, खासतौर पर चुनावी समय पर इस तरह की योजनाओं को लाने से जो अतिरिक्त बोझ आता है वो जी। मैं दूसरा इशू एड्रेस करता हूं। अभी ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बेईमानी की बात है। अगर हम आर्थिक सेहत को कमजोर करके कोई चीज अगर लोक लुभावनी कर रहे हैं तो एक अपराध हो सकता है। हम तो आर्थिक तौर पर बड़े सशक्त कर रहे हैं हरियाणा को, उसके बाद अगर उसमें से बचा हुआ हरियाणवियों को कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स को भी अपने सोचने के दायरे को संकीर्णता से मुक्त करना चाहिए, व्यापक लेकर आना चाहिए। मुफ्त राशन की बात बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए की। मैं याद करवाऊंगा 2010 और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट की वो तत्कालीन यूपीए सरकार की टिप्पणी पर, जब कहते थे कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मैट्रिक टन जो है गेहूं खराब हो जाया करता था। सरकार से पूछा कि क्या आप इसको गरीबों में नहीं बांट सकते? एक देश में गरीबी जहां पर है वहां पर लाखों मैट्रिक टन जो गेहूं है या अनाज है वो खराब हो जाया करता था। हमने पीडीएस को मजबूत किया और इस स्थिति में लेकर आए कि कोरोना काल के बाद से अब लगातार हम दे पा रहे हैं, और इसके बावजूद भी हमारे बफर स्टॉक्स भरे हुए हैं। हमारे जो एग्जीक्यूशन, हालांकि आप बातें बोल रहे हैं, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। गेहूं के भंडारण में कमी भी आई है, बहुत जबरदस्त कमी इस समय पर भंडार। ये देखिए क्या होती है, कई चीजें तथ्यात्मक होती हैं, बोलने के लिए हम बोल जाएंगे। कुल मिलाकर एक बड़ी सुखद तस्वीर आपने रखी और आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पर वो आपका पूरा अधिकार भी है और आप अच्छे से पक्ष को रख रहे हैं। हालांकि जब तथ्यात्मक रूप से बातें होती तो बहुत सारी व्यवहारिक चुनौतियां होती, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अंश जी, ये फ्री बीज जो है ना, इसमें मैं खासतौर पर हिमाचल, कर्नाटक, ये तो खैर बहुत मैंने जमीन पर बड़ा क्लोजली इन इलेक्शंस को कवर किया, आपको इसमें सफलता भी मिली। और आप सच कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये असर आम आदमी पार्टी, हालांकि ये पुराना हो गया, जयललिता जी, बाकी लोगों का भी जिक्र यहां पर हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस टैक्टिक्स को जिस तरीके से अपनाया कांग्रेस ने और जो फायदा मिला, उसके बाद आपको लगा कि यह बड़ा हथियार है, फ्री में 2 चीजें, भत्तों की घोषणा करो, काम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जी ने यही प्रकार की, जैसे भाजपा ने हरियाणा में कहा स्कूटी देने की, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी योगी जी ने घोषणा की थी। अभी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि अभी जो चुनाव विश्लेषक जी थे उन्होंने भी कहा कि मुफ्त के राशन की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत मिली। तो भाजपा ने, राजस्थान का मैंने जिक्र किया कि मनोहर लाल खट्टर जी 450 का सिलेंडर की घोषणा करके आ गए, वो अलग बात, अभी तक वहां पर उनको मिला नहीं राजस्थान की जनता को। तो भाजपा ये कहना जो है बहुत गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, महंगाई आज के समय में बहुत ही ज्यादा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार से सीधा सवाल पूछने का काम किया है। यहाँ पे अगर हम महिलाओं को 2000 रुपया सालाना प्रतिमाह देने की बात करते हैं, या फिर 500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा करते हैं, तो और या फिर उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, तो हम उनको महंगाई से राहत देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सरकार से सीधा कह रहे हैं कि आप तो महंगाई कम नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को, जो गरीब है, वंचित लोग हैं, जिनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए 1200 रुपए का सिलेंडर लेना आज बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है।
उनके लिए आज बिजली के जो बिल इतने ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत बड़ी बात हो रही है, आज के बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बीच में अगर सरकार उनको थोड़ी सी राहत दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है, कोई गलत बात है। और जैसे आपने भाजपा के प्रवक्ता ने पहले भी कहा था कि आपने बहुत सारी घोषणा कर दी, चाहे वो हिमाचल का, कर्नाटक का बहुत जिक्र किया गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने स्टार्टिंग में अपना शुरू का जो वक्तव्य था इसी बात से शुरू किया कि हमने जो अपनी तमाम घोषणा की है वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी उनको हम लागू कर चुके हैं। आप अगर आज हिमाचल में जाके देखेंगे, कर्नाटक में जाके देखेंगे, जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण हुआ था उसी दिन पे हमारी कैबिनेट की मीटिंग में कर्नाटक में उन तमाम गारंटियों पर हमने मोहर लगवा दी थी। ओपीएस आज आप जाके देखेंगे हिमाचल में मिल रहा है। वही सुखद तस्वीर आप भी रख रहे हैं। मैंने कहा ना कि देखिए हिमाचल में क्या हुआ अभी हाल में हमने देखा है, तनख्वाह देने के लिए सरकार को संघर्ष करना पड़ा। हम खूब इसको मैंने कहा ना कि एक सुखद तस्वीर होती है जब आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं। हालांकि आप बढ़िया से आप दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर संजय, अब क्योंकि चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं तो क्लोजिंग कमेंट्स पर आते हैं। अभी आपने चर्चा को सुना, हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक स्वस्थ चर्चा रही और दोनों घोषणा पत्र को एनालाइज करने आलोचनात्मक रूप से बड़ा ये आनंद का विषय भी होता है कि उसको बारीकी से आप समझ पाएं। मैं जानना चाहूंगा कि इस अगर घोषणा पत्र का कोई कंपटीशन होता है, हालांकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर जैसा प्रोफेसर रावल ने कहा था कि नहीं भाई पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, सिर्फ 7 बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये इसको काफी डिटेल। तो आप कहां पर पाते हैं दोनों पार्टियों को हरियाणा की आज की जरूरतें और चुनावी माहौल को देखते हुए? देखिए, एक तस्वीर तो सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों की आमने सामने की टक्कर है। ठीक है, 5 पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही है, वो गठबंधन में भी चुनाव लड़ रही है। तो जो घोषणा पत्र मैं देख रहा हूं या जो संकल्प पत्र मैं जो देख रहा हूं, बड़ा देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सुखद लग रहा है। सरकार कल कांग्रेस की वहां बने या सरकार बीजेपी की बने, जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में जितनी बातें इन्होंने लिखी है, अगर इसी को एग्जीक्यूट कर देंगे तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर हरियाणा दिखेगा और हरियाणा तो फिर देश के लिए रोल मॉडल हो जाएगा। तो क्या ये जो संकल्प पत्र है, ये घोषणा पत्र है, ये केवल देखने के लिए, चर्चा में इसको रखने अभी देखिए ना, आप में एक नया ट्रेंड है ना, अब तो गारंटी और संकल्प ये बोला जा रहा है कि ये महज घोषणा पत्र नहीं है भाई, ये हमारी गारंटी है, ये हमारा संकल्प है। तो आप जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही वजह है कि ये घोषणा पत्रों के नाम बदलकर अब ये कि विश्वास रखो, ये पुराने जमाने के घोषणा पत्र नहीं है, अब राजनीति बदल गई, अब जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। देवकीनंदन जी, आपका कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हरियाणा के जो अग्निवीर हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या अग्निवीर की भर्ती सिर्फ हरियाणा में ही होती है? और जब अग्निवीर की स्कीम लाई गई थी तो उनको बताया गया था, हाँ, मेरे जहन में आ रहा हूं प्रोफेसर रावल आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से ही बताया गया था कि ये सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकते हैं, मतलब वहां 4 साल से रिटायर होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। तो क्या अग्निवीर जो 5 साल वहां नौकरी करके आएगा हरियाणा का, वो अग्निवीर सरकारी नौकरी में जाएगा और हिमाचल का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का जो अग्निवीर है वो सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपका लगभग वही बात है कि सिलेंडर क्या सिर्फ 500 रुपए का हरियाणा में मिलना चाहिए, बाकी देश में नहीं, उसी तरह क्या अग्निवीर। जब हम कोई नेशनल प्रोस्पेक्ट पर बात करते हैं, ठीक है, भारत देखिए क्या है, नेशनल प्रोस्पेक्ट का जब हम बात करते हैं, जो समस्या एक स्टेट की नहीं है, वो पूरे देश की है। मैं समझ गया आपका पॉइंट, बड़ा ये अनुत्तरित ना रह जाए, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए संक्षेप में। प्रोफेसर विदु रावल, ये क्लोजिंग कमेंट भी होगा। देखिए, बड़ा अटपटी बात है कि जब हम हरियाणा की संकल्प पत्र पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं। ये ठीक वैसा ही है जब कोई हवलदार जो है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए खड़ा हो तो अपराधी उठकर खड़ा करे कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, अपराध तो दूसरी जगह भी है। ये बड़ी अटपटी सी बातें हैं लगातार। मुझे लगता है कि इससे बेहतर मेहनत करके लोगों को चांद में दागी ढूंढने का अगर प्रयास करना है तो और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इन साथियों को यह जरूर बताना चाहता हूं कि हम जब सरकार में 14 में आए थे तब से लेकर अब तक हम कहां पर अग्रणी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक हम देते हैं। फसल खराबे का मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ सबसे अधिक हम देते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा। नहीं, मैंने ये पूरा डड्डा साहब ने जो कहा है सब दिखाया, सब चलाया। अभी क्योंकि क्लोजिंग कमेंट में जी, ओनली 10 सेकंड्स
आपने रिपोर्ट कार्ड की बात कही थी, इसलिए कह रहा हूं, ओनली 10 सेकंड्स। भावांतर भरपाई सबसे अधिक अगर पूरे हिंदुस्तान में देते हैं तो हम देते हैं। बीपीएल की वार्षिक आय बढ़ाकर पूरे हिंदुस्तान में 1,20,000 है, हरियाणा के अंदर हम 1,80,000 को भी अकोमोडेट करते हैं। मनरेगा की सबसे ठीक है, देखिए प्रोफेसर रावल, समय इतना ही था। अंश जी, मैं माफी चाहूंगा, समय इतना ही था मेरे पास में, लेकिन चलिए बोलिए, एक छोटा सा कमेंट, अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए, मैं नहीं चाहता कि अनुत्तरित रहे। भाजपा के प्रवक्ता चाहे कितनी भी बात कर ले, लेकिन आज सच्चाई हरियाणा की ये है कि आज हरियाणा में जो हरियाणा पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति रोजगार देने में सबसे इन सब चीजों पे जो था, मुझे लगता है हरियाणा का चुनाव क्योंकि चलता रहेगा और उस पर ये चर्चा भी आगे काफी दिनों तक चलती रहेगी और आप दोनों की अभी बहस होगी 1 to 1, ये लंबा जाएगा मामला। बहुत बहुत धन्यवाद अंशवश जी आपका, प्रोफेसर रावल आपका, देवकीनंदन जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर संजय आपका धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही।